हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीटेट के अंदर प्रीवियस ईयर पेपर लेने जा रहे हैं, जिसमें आज सीटेट 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। जिसमें सबसे पहला सेक्शन है बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। तो बाल विकास का 30 क्वेश्चन आता है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। ऑप्शन 1 जन्म पूर्व अवधि, ऑप्शन 2 प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन 3 मध्य बाल्यावस्था, ऑप्शन 4 किशोरावस्था। तो सर्वाधिक संवेदनशील अवधि पूछा हुआ है। तो सर्वाधिक संवेदनशील अवधि जो होती है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था में होती है। प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। ऑप्शन 1 है प्रसुप्ति अवस्था, ऑप्शन 2 सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ऑप्शन 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 4 उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो कोहलबर्ग ने 3 अवस्था बताई है, जिसके हर एक अवस्था में 2-2 उपभाग होते हैं। जिसमें सबसे पहला है लॉरेंस कोहलबर्ग का पूर्व नैतिक या पूर्व परंपरावादी या पूर्व रूढ़िवादी अवस्था, जो 3 से 10 वर्ष तक चलती है। और दूसरी अवस्था है परंपरावादी नैतिक या रूढ़िवादी अवस्था, जो 10 से 13 वर्ष तक चलती है। और तीसरा है उत्तर परंपरावादी या उत्तर नैतिक या उत्तर रूढ़िवादी अवस्था, जो 13 से 16 वर्ष चलती है। तो इसमें पूछा गया प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। ऑप्शन में है प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, 3 है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है ये पियाजे की है, और लॉरेंस कोहलबर्ग का सामाजिक अनुबंध का अभिविन्यास, यही सही हो जाएगा। 2 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। अब इससे अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 3। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। ऑप्शन 1 जेंडर पक्षपात, ऑप्शन 2 जेंडर पहचान, ऑप्शन 3 जेंडर संबद्धता, ऑप्शन 4 जेंडर समरूपता। तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा जेंडर पक्षपात। जब भी शिक्षक किसी एक पक्ष को देखता है, जैसे लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, तो वह जेंडर पक्षपात कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। ऑप्शन 1 जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, ऑप्शन 2 है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, ऑप्शन 3 है जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, ऑप्शन 4 है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। अब अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया। ऑप्शन 1 है जॉन बी वाटसन, ऑप्शन 2 है लेव वाइगोस्की, ऑप्शन 3 है जीन पियाजे, ऑप्शन 4 है लॉरेंस कोहलबर्ग। 5 का उत्तर सही हो जाएगा लेव वाइगोस्की। और लेव वाइगोस्की का जो भी सिद्धांत है उसका पासवर्ड होता है सामाजिक अंतःक्रिया।
अब इसी लेव वाइगोस्की ने जो भी सिद्धांत दिया है उसका नाम है सामाजिक सांस्कृतिक विकास, और दूसरा है सामाजिक संरचना का सिद्धांत या निर्मितवाद का सिद्धांत, तीसरा है सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इनके हर सिद्धांत में सामाजिक जरूर आता है। जब भी सामाजिक आए तो अधिकतर चांस होता है कि लेव वाइगोस्की का होगा। तो 5 का सही उत्तर है लेव वाइगोस्की, यानी ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अब इससे अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 6। जिज्ञासा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह संबोधित करते हैं? वाइगोस्की कहते हैं जब बच्चा अपने आप से बात करता है तो वह व्यक्तिगत वार्ता करता है। अब इसमें बच्चा जो है अपने आप से ही बात कर रहा है, यानी स्वयं कर रहा है, तो इसमें व्यक्तिगत वार्ता हो जाएगा। और जब बच्चा मन ही मन में बात करता है तो उसे आत्म केंद्रित वार्ता कहते हैं। जब बच्चा मन ही मन में बातें करता है तो आत्म केंद्रित वार्ता होती है, और जब बच्चा स्वयं बात करता है तो व्यक्तिगत वार्ता होती है। तो इसमें स्वयं पूछा गया है कि 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, तो स्वयं वार्ता कह रही है, तो 6 का ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 7। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन 1 प्रबलन का है, ऑप्शन 2 अनुबंधन, ऑप्शन 3 मॉडलिंग, ऑप्शन 4 पाण या ढांचा। पाण या ढांचा किसे कहते हैं, पहले इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। समस्या समाधान के शुरुआत में दी गई अस्थायी सहायता जो सीखने के साथ घटती जाती है उसे पाण या ढांचा या स्कैफोल्डिंग कहते हैं। पाण या ढांचा का दूसरा नाम स्कैफोल्डिंग है। तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा पाण या ढांचा। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई है। पहली अवस्था संवेदी पेशी अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक और चौथी अमूर्त संक्रियात्मक। जिसमें मूर्त संक्रियात्मक के बारे में हमसे पूछा गया है तो ऑप्शन 1 है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क साध्यात्मक विचार, ऑप्शन 2 है संरक्षण कक्षा समावेशन, ऑप्शन 3 है आस्थगित अनुकरण पदार्थ अस्थायित्व, ऑप्शन 4 है प्रतीकात्मक खेल या विचारों की अनुत्क्रमणीयता। तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 संरक्षण कक्षा समावेशन। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 9। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? ऑप्शन 1 स्कीमा, ऑप्शन 2 अवलोकन अधिगम, ऑप्शन 3 अनुबंधन, ऑप्शन 4 प्रबलन। संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में जीन पियाजे ने कुछ प्रमुख शब्द बताए हैं, जिसमें संक्रिया, वस्तु अस्थायित्व, मूल प्रत्यात्मक व्यवहार, जीववाद, परावर्ती क्रिया, अविलोमीयता या अपलटावीपन, संरक्षण का अभाव, अनुकरण, अहम केंद्रिता, गणितीय संक्रिया, वर्गीकरण, कार्य कारण, स्कीमा या स्कीमेटा और संगठन। तो इसमें अभी जितना भी हमने जाना उसमें स्कीमा शब्द आया हुआ है, तो जीन पियाजे का यही सही हो जाएगा, 9 का स्कीमा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन 1 विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, ऑप्शन 2 संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, ऑप्शन 3 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना,
ऑप्शन 4 है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो आकलन का प्राथमिक उद्देश्य होता है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, यानी बच्चों में क्या कमी है उसको समझना और उसको दूर करना। 10 का उत्तर हो जाएगा 2। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? ऑप्शन 1, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। 3 में दिया हुआ है बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। 4 के अंदर है बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो बुद्धि के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, तो इसमें सही हो जाएगा 11 का 4, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 12, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? सृजनात्मक विचारक या कि अभिसारिक विचारक, अनम्य विचारक, और चौथा दिया हुआ है आत्म केंद्रित विचारक। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं, तो वह सृजनात्मक विचारक कर रही है। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। प्रश्न संख्या 13, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन 1, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। ऑप्शन 2, इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। ऑप्शन 3, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। ऑप्शन 4, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। जब भी शिक्षक पढ़ाए तो वह बच्चों की गलती ना ले, बल्कि वह अपनी स्वयं गलती ले और अपने अंदर ही देखे कि हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है पढ़ाने में। अगर से गलती हो गई तो नई नई शिक्षण पद्धति या श्रव्य दृश्य साधन से पढ़ाए ताकि बच्चों में जिज्ञासा बने। और 13 में दिया हुआ है बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। यह निगेटिव है, यह सही नहीं होगा। इस स्थिति को जैसी है स्वीकार करना चाहिए, ये भी गलत है। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, ये भी गलत है। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो 13 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? ऑप्शन 1 में दिया हुआ तैयार नहीं करना चाहिए। ऑप्शन 2 में है कभी कभी तैयार करना चाहिए। ऑप्शन 3 है सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। ऑप्शन 4 है तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। तो 14 का सही उत्तर है ऑप्शन 3, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। क्लास में बच्चों से हमेशा अपेक्षा रखनी चाहिए कि वह सही कर सकता है, उसको सक्रिय रूप से किसी भी काम करने का मौका फराहम करना चाहिए और उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। अब अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 15, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? ऑप्शन 1, न्यून अवधान विकार। ऑप्शन 2, अपसारी चिंतन पढ़ने में धारावाहिता। ऑप्शन 2 में दिया हुआ है अपसारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रवाहिता। ऑप्शन 3, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। ऑप्शन 4 में है एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो पठन वैफल्य का मतलब होता है यानी पढ़ने में अक्षमता, पढ़ने में वह बच्चा असमर्थ रहता है और इसी को डिसलेक्सिया कहते हैं। जब भी कोई नाम चेंज करके आए हिंदी में तो इंग्लिश भी पढ़ लेना चाहिए ताकि कंफर्म हो जाए। जैसे इसमें बच्चा बी और डी में अंतर नहीं कर पाता है, कभी कभी बी को डी पढ़ देता है
और डी को कभी कभी बी पढ़ने लगता है। और इसमें बच्चा बी और डी में अंतर नहीं कर पाता, बी को डी पढ़ता है और डी को बी पढ़ता है। और इसी के अंदर विकार में है जो है अधिगम विकार में अफेजिया या डिस्फेजिया को मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता कहते हैं, या डिस्ग्राफिया जो है लिखने की अक्षमता होती है, और डिस्कैलकुलिया जो है गणितीय अक्षमता होती है। तो इसमें हमसे पूछा गया पठन वैफल्य यानी कि डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो होती है वो धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, यानी पढ़ने में असमर्थ रहता है बच्चा, कंफ्यूज रहता है। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। हमसे राइट टू एजुकेशन 2009 पूछा गया है, यानी राइट टू एजुकेशन RT 2009। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है व्यवहारवादी सिद्धांत, ऑप्शन 2 के अंदर है अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति, ऑप्शन 3 है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन 4 है मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से ऑप्शन 1 में दिया हुआ है यत्रवत याद करने पर आधारित है, ऑप्शन 2 है प्रबलन पर केंद्रित है, ऑप्शन 3 है अनुबंधन द्वारा अर्जित है, ऑप्शन 4 है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो हम जो है पॉजिटिव और निगेटिव टैग बता देते हैं। निगेटिव टैग में है याद करना या रट्टा मारना या दंडित करना या पुरस्कार देना। ये सब जहाँ भी आए तो वो सब उत्तर नहीं होगा। और पॉजिटिव में है बच्चे का सर्वांगीण विकास, या बच्चे को प्रोत्साहन देना, या बच्चे को पढ़ने में मौका देना। तो इसमें दिया हुआ है संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से यत्रवत याद करने पर आधारित है। याद करना आ गया इसमें, तो ये निगेटिव है, ये ऑप्शन नहीं होगा। प्रबलन पर केंद्रित है, ये भी नहीं होगा। अनुबंधन द्वारा अर्जित है, ये भी नहीं होगा। अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। प्रश्न संख्या 18। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। ऑप्शन 1 बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, ऑप्शन 2 बच्चों को दंडित करना चाहिए, ऑप्शन 3 बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत के बल पर एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, ऑप्शन 4 प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। तो इसमें हो जाएगा बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। देखिए अनदेखा गया, ये भी निगेटिव है, ये नहीं होगा। बच्चों को दंडित भी हमने बताया अभी कि निगेटिव टैग है, दंडित नहीं करना चाहिए बच्चों को, ये भी नहीं होगा। बार बार याद करना, याद करने के बाद फिर आ गई, तो ये भी गलत हो जाएगा। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या 19। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। ऑप्शन 1 केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना चाहिए, केवल शब्द भी निगेटिव टैग है। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यत्रवत याद करना फिर आ गया। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकृत करना, नामांकित करना भी गलत है और याद करना भी गलत है। तो ऑप्शन बचा 2, 19 का 2 सही हो जाएगा, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 20। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या हैं, जैसे पूर्णतया अलग हैं या स्वतंत्र हैं या कि सन्निहित हैं या संबंधित नहीं हैं।
तो सबसे पहले हम जान लेते हैं संवेग कितने होते हैं। प्रोफेसर वाटसन ने एक छोटे बच्चे अल्बर्ट का अध्ययन करके वाटसन ने यह निष्कर्ष निकाला कि एक नवजात शिशु में क्रोध, भय, स्नेह नामक 3 संवेग होते हैं। वाटसन ने जो है 3 संवेग बताया है और विलियम मैकडूगल ने 14 संवेग बताए हैं। वाटसन ने जो है 3 संवेग बताया है। 3 संवेग में है क्रोध, भय, स्नेह, और मैकडूगल ने 14 संवेग बताया है। विलियम मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्ति बताए हैं और हर मूल प्रवृत्ति से एक संवेग जुड़ा होता है। विलियम मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्ति बताई हुई है और हर मूल प्रवृत्ति से एक संवेग भी निकला हुआ है, यानी जुड़ा हुआ है। वह 14 संवेग हैं: वात्सल्य, आश्चर्य, भय, भाव, क्रोध, भूख, हीन भावना, दुख, एकाकीपन, घृणा, अधिकार भावना, आत्माभिमान, कामकीर्ता, और 14वां है मनोरंजन। तो इसमें सही हो जाएगा संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित होते हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। प्रश्न संख्या 21, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन 1, अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। ऑप्शन 2, अधिगम यत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन 3, अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। ऑप्शन 4 है अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो इसमें पूछा गया है संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही कथन पूछा गया है। तो इसमें अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण, देखिए रट्टा मारने की बात आ गई तो यह गलत हो जाएगा, याद करना भी गलत हो जाएगा। अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, ये भी नहीं सही है। और चौथा बचा अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, यही सही हो जाएगा। 21 का उत्तर हो जाएगा 4। प्रश्न संख्या 22, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? ऑप्शन 1 है अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। ऑप्शन 2 है यह विद्यार्थी के दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है, यह गलत हो जाएगा। यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, यह भी गलत है। यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्य विधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है, यह भी गलत है। 22 का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन 1। प्रश्न संख्या 23 है बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन 1 बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है। ऑप्शन 2 आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। ऑप्शन 3 यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ऑप्शन 4 है अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। जब भी किसी बच्चे को पुरस्कार देना या दंड दिया जाएगा तो उसकी जिज्ञासा कम हो जाएगी। तो 23 का उत्तर हो जाएगा सही 4, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? शारीरिक दंड या बढ़ावा नहीं देगी। सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, यह सही है दोनों। और निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, कोई भी कार्य निरंतर नहीं चलता, कभी कभी पठार भी आता रहता है। तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 और 3, ऑप्शन 2 और 3। तो 24 का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25, शिक्षक बच्चों की
जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। ऑप्शन 1 है एक व्याख्यान दे करके, ऑप्शन 2 है प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, ऑप्शन 3 है बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, ऑप्शन 4 है अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। बच्चे को हमेशा अवसर उपलब्ध करना चाहिए, तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। प्रश्न संख्या 26, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। ऑप्शन 1 प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार दे करके, ऑप्शन 2 है केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर, ऑप्शन 3 गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके। देखिए सारा निगेटिव है, केवल यहाँ निगेटिव आ गया, दंडित करना भी हो गया, तो तीनों गलत हो जाएगा। और ऑप्शन 4 में दिया हुआ बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। बच्चों को जो है उत्तर देने का अनुमान लगाने देना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए उत्तर बताने में, प्रश्न पूछने में। तो 26 का सही उत्तर हो